ओके चलिए। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। नेटवर्क मतलब सर्किट। तो कैसा होता है देखो, है ना, इस तरह का जो नेटवर्क होता है, आपको इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है बनाने का वो मैं बता रहा हूँ। लाइक दिस, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से वायर को आप कैसे भी रखो, कनेक्शन इस तरह का होना चाहिए, है ना। मान लीजिए ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, यहां से बैटरी बी और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो। ओके, क्लास 12 वालों को डिटेल में पढ़ना है, इस पर प्रैक्टिकल भी होता है। ओके, 11th वाले बच्चों को बस रेसिस्टेंस के लिए जानना है कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर देखिए आपने एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, इसमें सपोज कर लो गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना। जी, जी इज रिप्रेजेंटिंग गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। जी क्या होता है, जी रिप्रेजेंट्स ए से एम मीटर, वी से वोल्ट मीटर, जी गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल है ना। क्या चीज है ये, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है ना। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में 12 में। ओके, तो इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस, इट इज used to detect current। हाँ सर एक तरह का अमीटर है। एमीटर बेटा नहीं, एमीटर से मेजर होता है, ये मेजर करना रहता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो माइक्रो एमीटर टाइप का कह सकते हो, है ना। एमीटर की तरह हम अगर इसको बहुत कम करंट में एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज है। तो गैल्वेनोमीटर इट इज अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, सर करंट पास करने में डिफ्लेक्ट करता है ये। हाँ, दैट shows डिफ्लेक्शन, बस इतनी ही बात है। when current passes through, इसके बारे में डिटेल 12th में, current passes through it, है ना। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। एमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, एमीटर, अभी जो है 12th वाले बच्चों को मैं सारा चीज बताऊंगा, है ना। जो 11th के बच्चे अभी जो है उनके लिए लास्ट क्लास है, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपली है, टू साइड डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। मान लो जैसे मीटर का ये मिडल है ना, ऐसे तो बीच में जीरो होता है, बीच में जीरो होता है, ये मिडल ऐसे रहा, बीच में जीरो होता है। मान लो कि करंट अगर ऐसे बह के जा रहा है, इधर से बह के जा रहा है, इधर करंट, फॉर एग्जांपल करंट का डायरेक्शन अगर, तो सपोज करो निडल इधर जाएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए तो निडल कैसे जाएगा, इसमें मान लो जैसे यहाँ मान लो जा रहा है, इसमें बात करो जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी बात करो। करंट ऐसे जा रहा है तो इधर है, तो करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा तो इधर शो करेगा, उधर घूम जाएगा। हाँ, यानी कि ये करंट का सेंस भी बता देता है गैल्वेनोमीटर कि करंट किधर, एक डिफ्लेक्शन के लिए अगर आपको मालूम है तो वो वायर की पोलैरिटी प्लस माइनस का साइन, जो ये डब्बा होता है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर के डब्बे पे रहता है प्लस माइनस। प्लस का मतलब क्या होगा, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज कनेक्ट करना है। तो जब आप कनेक्शन करते हैं देन अकॉर्डिंगली द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, है ना। तो आपको बस इतना जानना है कि गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस that shows deflection when current passes through it. ओके, चल तो ये चीज है। और ये जो सर्किट है मेरा बेटा, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे आप स्विच लगा देते हैं, की या स्विच, वी कॉल इट की और यू कैन कॉल इट स्विच,
ये चीज है। तो ये बंद करेंगे तो करंट जाएगा इसमें, है ना, चीज है। और वोल्टेज दे दिया। एक्सटर्नली आप चाहें तो रेसिस्टेंस भी लगा सकते हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, लगाओ ना लगाओ, यहाँ तो है ही रेसिस्टेंस, है ना। इस पार्ट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये जो सर्किट का पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब जरा देखो कि बैटरी जो लगा हुआ वो इसकी और इसकी है, तो ऊपर से भी कई बार दिखा देता है। बैटरी वाला जो है उसको देता है ऐसे, है ना, डायरेक्ट ऐसे ऊपर से दिखा दिया, तो ऊपर से भी बैटरी दिखा देता है इस तरह से। बात तो बराबर हुआ ना। देखो बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव टर्मिनल और डी पॉइंट पे निगेटिव टर्मिनल। यहां भी ऐसा था, ये देखो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है और निगेटिव किससे कनेक्टेड है, डी से। तो कनेक्शन एक ही है, एक ही बनाना है, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं समझाया था बस कि ऐसे भी दिखा सकता है ना। वायर के ऊपर से ऐसे दिखाने का मतलब होता है कि टच नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रहा है वायर, है ना, दोनों वायर एक दूसरे है ना बेटा, इंसुलेटेड वायर है। ये सिंबल का वायर्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, है ना। ये ऐसा जो सिंबल का क्या मतलब है कि वायर्स आर नॉट टचिंग, वायर्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ओके, ये मतलब है। हाँ, अगर इस तरह से बोलो। अरे हमें ये फिगर आउट करनी है। हाँ, ये जरूरी है ना। अभी इसमें मैं समझाऊंगा, में आप नाम भी दे दीजिएगा, है ना। R1, R2, R3, R4, है ना। इसको R5 नाम दे दो, रेजिस्टेंस R5, इससे कोई मतलब नहीं। ये बनाओ, बस एक रूल छोटा सा सिखाऊंगा, प्रूफ भी रूल, है ना। इस सर्किट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सर्किट को रियलाइज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सेम चीज को, वो मैं सिखाऊंगा। चलो जल्दी से बना लो तो बेटा इसको। Once you understand the Wheatstone bridge, after that we will do the problems on some problems on series parallel combination. Not many, some problems. बना दिया? Yes, sir. हाँ बेटा, इसको कंप्लीट करो। सारे बच्चे आ गए, एक बच्चा मेरा और उसका तबीयत गड़बड़ है, बाकी तो सारे। हाँ चलो, Ansu is also there, Anu is there. Just one student is missing. Okay. हो गया बेटा? Rano is there. John. हो गया बेटे? यस सर। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे देखो। यहां पर एक कंडीशन आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बैलेंस्ड इसका व्हीटस्टोन नाम व्हीटस्टोन क्यों है? क्या? नाम व्हीटस्टोन क्यों रखा है इसका? व्हीटस्टोन का व्हीटस्टोन, वीट व्हीटस्टोन, वीट वही वही सर, वही बोल रहे हैं। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है ना। व्हीटस्टोन ओके ओके। के नाम पे है ना। ओके, दिस इज नेम ऑफ अ पर्सन।
सो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इसलिए कहा गया है, देखो ब्रिज क्यों कहा गया? ब्रिज, ब्रिज का मतलब ऊपर से जाना होता है ना। यस सर। तो यहाँ देख रहे हो ये वाला जो वायर है, ये वायर है, ये वायर इस वायर के ऊपर से जा रहा है ना, है ना? बोलो, इसके ऊपर से ले जा सकते हैं ना? दिखा? यस सर। नहीं सर। सीधा सा है, इस वायर को छोटा करो, तो बड़ा सा लंबा सा खींच दिया है ना, बी और डी के बीच में कनेक्टेड है। ऐसे बैटरी लगाने के लिए मैंने सिखाया था ना अभी, ऐसे बैटरी लगा दो और ऐसे कर दो, तो इसके ऊपर से गया ना, यस हाँ सर। सर। ऊपर से जा रहा है, इसलिए ब्रिज, ब्रिज नाम पड़ता है। तो किसी भी सर्किट में अगर ओवरलैपिंग ऑफ वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, ओवरलैपिंग है, तो उसको व्हीट स्टोन, सॉरी उसको व्हीट स्टोन नहीं, उसको ब्रिज कहते हैं। तो इस तरह के ब्रिज को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, इस वाले ब्रिज को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, है ना। बहुत तरह के ब्रिज होते हैं, ब्रिज सर्किट, या मेनी टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट। आपके स्लेब स्टोन ब्रिज है ना, एक ही ब्रिज सर्किट है। तो हम इसकी बात है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब कहलाता है? जब इसमें से एसी में से करंट जीरो जाएगा, मतलब ये जिसमें लगा है, या आर पाइप इस वाले में से, है ना। एसी में अगर करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, ए और सी का पोटेंशियल भी सेम रहेगा ना सर? सेम हो जाएगा, तभी तो नहीं होगा वोल्टेज। बेटा देखो, हर समय पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगा, अगर मैं इसमें बैटरी लगा दूं तो जो बैटरी का ईएमएफ होगा उसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि सोचो ना, जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो वोल्टेज क्या होता है? ईएमएफ के बराबर होता यस सर। है। और यस रेसिस्टेंस, सर। हाँ रेसिस्टेंस में जीरो हो जाएगा वोल्टेज, है ना, क्योंकि करंट नहीं होगा। ऐसे सोचो, हाँ सर। हाँ अगर मैं एक ऐसे या सेल लगा दूं, ये R5 हो गया, और ये A है, ये C है, बस इस पॉइंट को देखो, इसका ईएमएफ है E। तो अगर मैं यहां से यहां देखो और इसमें करंट जीरो कर दूं, तो यहां से यहां जाऊंगा तो वोल्टेज क्या आएगा? किरचॉफ लॉ लगाइए, VA, VA, और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ई, माइनस तो माइनस ई, करंट IR, IR इसमें हो जाएगा, IR तो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा सर। प्लस जो भी ई हो जाएगा सर। VC, VC हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू VC, C पे आ गए। ई हो जाएगा सर। हाँ, ई एम VA एफ। माइनस VC, VA माइनस VC विल बी E, ई हो यानी जाएगा। कि के बीच का EMF E हो जाएगा। अगर यहाँ भी बैटरी लगा, समझे ना, वो चीज है। तो बेसिकली जनरली आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सीरियस नहीं पूछेगा, है ना। जेई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी में आया हुआ है, तो मेंस भी पूछ सकता है ना। अदरवाइज सीबीएसई ऐसा इतना टाम झाम नहीं करता सीबीएसई, है ना। इतना करने लगेगा तो भाई परेशान हो जाएंगे बच्चे बोर्ड में, है ना, वो चीज है। तो वो सीधा सीधा पूछेगा, और एप्लीकेशन भी आपका जो है वो इसी पे है, जो मीटर ब्रिज का है, वो आपको अगले क्लास में बता देंगे, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, है ना। तो ये जो है आपको दिख रहा है कि R5 जो रेसिस्टेंस है, R5 रेसिस्टेंस से करंट, यानी कि एसी से करंट जीरो होगा तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है ना। उसको लिखते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। जब भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहेगा इसे डायग्राम बना देना, और फिर फिगर के हिसाब से ही बताइएगा। द व्हीट स्टोन ब्रिज shown in figure is balanced with stone bridge. The Wheatstone bridge is balanced with stone bridge when current through branch AC
is 0 when current through branch AC is 0। जब AC से करंट 0 होगा ना तो उसको बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, है ना। अब AC से ऑब्वियसली करंट 0 होगा तो A और C का वोल्टेज सेम हो जाएगा यहाँ इस केस में, है ना। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। shows no deflection in this case, deflection in this case। जल्दी से इसको नोट करो, प्रूफ कर लेते हैं कि इस केस में क्या क्या होता है, बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज में होता है ना। इस साइड में बता दूंगा। नोट करो पहले। अब देखो इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको, जब करंट जा ही नहीं रहा है तो इसको हटा भी सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक चीज तो आप ये जान लो कि इसमें जो आई है उसको 0 कर लेते हैं, ऐसे लिख लो। इसमें करंट मान लेते हैं I1, इसमें करंट मान लो I2, इसमें करंट मान लो I3 और इसमें करंट मान लो I4 और इसमें करंट मान लेते हैं I5, है ना। So for balanced Wheatstone bridge, since for balanced Wheatstone bridge, है ना, बोलो I5 की वैल्यू क्या होगी जब बैलेंस्ड होगा तो 0 0 होगी, है ना, तभी बैलेंस कहते हैं उसको। तो पड़ेगा 0 फॉर बैलेंस्ड ब्रिज या WHEAT व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम बड़ा सा है। I5 will be 0। तो जैसे ही बेटा I5 0 होगा, therefore VA माइनस VC जो हो जाएगा ना, या ऐसे कर दो, जो भी है करंट कैसे भी ले लो, ए से जा रहे हैं ना इधर से इधर, तो VA प्लस I5 इंटू R5, है ना, इक्वल टू VC। तो यहां से VC माइनस VA क्या हो गया, I5 इंटू R5 हो गया। सिंस हमेशा 0 नहीं होता, जब 0 होगा वो कंडीशन अभी निकालेंगे, है ना। जब 0 होगा, है ना, या व्हेन लिख दो, तो व्हेन I5 इज 0, तो उस केस में बेटा VC इक्वल टू VA हो जाएगा। I5 इज 0, I5 को जैसे ही 0 रखेंगे तो VC माइनस VA 0 हो जाएगा, और VC माइनस VA 0 हो जाएगा, VC इक्वल टू VA हो जाएगा, है ना। A और C का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, समझा। बोलो, बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, बस थोड़ा देर में डेरिवेशन आएगा, तुरंत डेरिवेशन हो जाएगा। अब देखो यहां से तो कोई करंट नहीं जा, तो जो करंट यहां जा रहा है वो करंट इसमें चला जाएगा, है ना। I1 इक्वल टू I3 I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ का करंट या तो इसमें जाता है या इसमें जाता है, पर इसमें तो गया नहीं, है ना, इसमें गया नहीं, तो यहाँ का करंट 0 है, तो जो करंट यहाँ से आया है वो करंट इसमें चला जाएगा। एंड जब I5 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू I3, है ना, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ से I1 को क्या लिखोगे, I1 प्लस I5, यहाँ से प्लस I5 दोनों जा रहा है ए पे, I1 प्लस इक्वल टू I3, तो I5 0 तो I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा। एंड I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का करंट इसमें चला जाएगा, यहाँ का करंट इसमें चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। मेन यही चीज सीखना है कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। चलिए पहले यहां तक नोट कर लो। सर ये पैरेलल कनेक्शन होगा? हाँ, फिर बाद में पैरेलल बन जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसको जैसे रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे तो ये दोनों सीरीज हो, R1 प्लस R3, हाँ
R1 R3 सीरीज हो जाएगा, R2 R4 पैरेलल हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, उनका सीरीज पैरेलल हो जाएगा, है ना। कब? जब बैलेंस्ड होगा। अब बैलेंस का कंडीशन क्या है वो हम लोग अभी डिराइव कर रहे हैं, यानी कि वो कंडीशन बहुत इजी सा कंडीशन है, वो कंडीशन दिखेगा तभी आप उसको मान सकते सर रिकरेक्ट कर रहे हैं सर, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लो, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर हाँ बोलो बेटा। अगर एसी भी होगा तब भी तो ये पैरेलल ही होगा, क्योंकि बीडी में तो पोटेंशियल इक्वल ही होगा हमेशा। नहीं होगा, कैसे इक्वल होगा? बी और डी का पोटेंशियल इक्वल बेटा, बी और डी में तो बैटरी लगा हुआ है, डिफरेंस आएगा। यहाँ से यहाँ इसका वी वोल्टेज है, ये मान लो हटा दिए, तो यहाँ अगर वी वोल्टेज है तो यहाँ का वी वोल्टेज होगा। यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, यहाँ का पोटेंशियल सेम तो नहीं है, बी कट रहा है ना, पैरेलल क्यों हो जाएगा? ये दोनों बेटा, ये दोनों का पोटेंशियल अलग हो गया ना। ऐसे सोचो, ये देखो कैसे मान लेंगे, ऐसे मान लो, है ना। मान लो कि करंट हर जगह है, तो पैरेलल नहीं ले सकते ना, पैरेलल ले लेंगे। पैरेलल किसको ले रहे हो पैरेलल, ये बताना, पैरेलल ले किसको रहे हो, है ना। यहां से तो टूट रहा है, यहां से करंट का डिवीजन हो रहा है ना। बताओ किसको पैरेलल ले रहे हो, ये बताओ, किसको किसके पैरेलल ले रहे हो, ये बताओ पहले। कनेक्शन ही पैरेलल हो जाएगा। नहीं वही कहाँ है कनेक्शन पैरेलल में, किसने कह दिया? इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन का मतलब आपको क्लियर नहीं है, कौन पैरेलल में है ये बताओ ना भाई। यही पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है ना बी और डी। किसके बीच का, किसके बीच का? बी और डी के बीच का। तो बी और डी के बीच में, वही तो कह रहे हैं, बी और डी के बीच में आप किसको पैरेलल ले रहे हैं, उसका नाम लीजिए। बी और डी के बीच में किसको पैरेलल ले रहे हैं वो बताओ। वो ए बी और ए बी, डीसी को नाम लो ना बेटा, नाम लो रेसिस्टेंस का। ए और बी तो पॉइंट है, पॉइंट तो नहीं पैरेलल होता है। कभी तुमने सुना है ज्योमेट्री में कि पॉइंट क्यू आर पैरेलल? पैरेलल में हमेशा लाइंस होते हैं। हाँ बोलो, किसको पैरेलल ले? ए बी और सी डी, ए बी और सी बी। एक मिनट, ए क्या लिख दिया मैंने, ए बी सी डी, रुक जाओ। हाँ ए बी और किसको ले रहे हो पैरेलल? सी डी। क्या? सी डी सर। सी डी नहीं सुनाई दिया, ए बी और सी डी सर। बेटा कैसे आपका ज्योमेट्री का पैरेलल तो नहीं है, पैरेललोग्राम बना दिए। ये तो मैं ऐसे खींच दूंगा, आप पैरेलल क्या है, वो लाइन देख रहे हैं पैरेलल। चलो डायग्राम ऐसे खींच दिए, तार ऐसे बना दिए, लो तार जो है वो थोड़ा टेढ़ा कर दिए। अब बोलो कौन पैरेलल है, बोलो। ये रहा डी पॉइंट, ये तो तार है ना बेटा, वायर है ना। ए बी कैसे, देखो ए बी का वोल्टेज क्या होगा, बी का वोल्टेज यहां का होगा, और सी डी का वोल्टेज ये है। रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और सी डी रेसिस्टेंस और डी के बीच में कनेक्टेड है। ये दोनों तो अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, हो जाएंगे। बोलो तुम क्या वो फिगर देख के पैरेलल बोलते हो? पहले ये बताओ। सजा पोटेंशियल इक्वल होगा वही पैरेलल। पहले ये देखो, ये देखो, ये दोनों पैरेलल है या सीरीज है, ये बताओ। R1 और R2 पैरेलल है या सीरीज है? सीरीज होगा। तो ये फिगर में पैरेलल दिखने से पैरेलल थोड़ी हो जाता है ना, वो तो है ना। पैरेलल में मैंने क्या बताया, पैरेलल में बताया सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होने चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होना चाहिए किसी भी पार्ट पर। तो यहाँ पे हम पूछेंगे किस रेसिस्टेंस को पैरेलल में कह रहे हो, ठीक है। चलो सर्किट थोड़ा सिंपल, घुमाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ब्लर आ रहा है सर।
बेटा वो तो नेटवर्क इशू में मैं क्या कर पाऊंगा बताओ, है ना। ओके देखो एक बार दूसरे फोन से देखो कनेक्ट करके, है ना, दूसरे फोन से देख लो। मैं वैसे लेक्चर शेयर कर दूंगा। पहले बेटा देखो पैरेलल कहेंगे किसको, अगर मैं इसको लेता हूं ए और बी, है ना, और ये हो गया सी पॉइंट, पोटेंशियल कब सेम होगा, ए और सी का पोटेंशियल कब सेम होगा, जब यहां करंट नहीं होगा, जब I5 जीरो होगा। ये बात समझा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये बात समझा ना, जब I5 जीरो होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो यहाँ करंट होगा। तो यहाँ देखो करंट यहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ कुछ और जा रहा है। मान लो यहाँ 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 1.5 एम्पियर जा रहा है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ तो करंट का डिवीजन हो गया ना, और ए और सी का अलग वोल्टेज है। सर A और कनेक्ट C करिए का- सर। हाँ कर दिया। ए और सी का खुद ही अलग वोल्टेज। अब हम पैरेलल कैसे लेंगे, मान लो बी के बीच में, बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है, कोई नहीं है। बी और डी तो अलग अलग पॉइंट है। यहाँ इस पॉइंट, यहाँ देखो R1, देखो R1 का वोल्टेज कुछ और है, R2 का वोल्टेज कुछ और है, R3 का वोल्टेज कुछ और है, R4 का वोल्टेज कुछ और है। ये ना सीरीज है ना पैरेलल है, कुछ भी नहीं है, समझे ना, सीरीज है ना पैरेलल है। अब जब वैल्यू लेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तब होगा, है ना। और एग्जैक्ट वैल्यू में अभी आप कैलकुलेट सारा नहीं कर पाएंगे, 12th वालों को कराऊंगा अगले क्लास में, आपको नहीं, वो भी सीबीएसई में आउट ऑफ सिलेबस है, सीबीएसई में आउट ऑफ सिलेबस है ये, है ना, वो चीज है। किरचॉफ्स लॉ से कैलकुलेशन होता है, वो चीज है। तो हम लोग आगे अभी तो जानेंगे। तो यहाँ पर सीरीज पैरेलल हम नहीं कह सकते, वो कहाँ इसमें लग रहा है बताओ। पैरेलल का कंडीशन किसको पैरेलल कहेंगे, पहले ये सवाल है। तो अगर मैं इसको कहूंगा R1 और R3 को कहूंगा कि सीरीज है, तो R1 R3 सीरीज तो हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ करंट हो रहा है। डिवीजन ऑफ करंट कब नहीं होगा, जब बैलेंस्ड होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि बैलेंस में करंट यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात पे, है ना। बैलेंस्ड जब होगा तो यहाँ करंट नहीं होगा इसमें। तो जब इसमें करंट I5 नहीं होगा, I5 जीरो हो जाएगा, I5 जीरो हो जाएगा, यानी कि जो भी करंट यहां से वो इसमें चला जाएगा, तो सेम करंट हो गया ना। तो जो भी करंट यहां जा रहा है वो इसमें चला जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। यानी कि हम I5 अगर नहीं है जीरो, तो हम बीच वाले को रिमूव कर सकते हैं। बैटरी लगा रहेगा तब नहीं रिमूव कर सकते हैं। यहाँ बैटरी नहीं लगा है, याद रखो बैटरी नहीं लगाना है, बैटरी लगा रहा सकते हैं। अब बैटरी वाला क्वेश्चन सीधे जेई में पूछेगा, सीबीएसई में नहीं पूछेगा, और ना केवीपीवाई में पूछेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। पूछा तो वो चीज मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, देख लेंगे। तो आइए फिर से मैं इसको बनाता हूं और इस पे बात करते हैं, ध्यान देना। तो हमने जाना कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, देखो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, ऐसे बैलेंस होगा, बैलेंस्ड का कंडीशन अभी निकालेंगे, बस निकलने ही वाला है, 2 इक्वेशन में निकल जाएगा। ये R1 और क्या लिया था हमने, ऐसे लिया था ना, R1 R2, वो कुछ भी ले लो, उससे नाम से क्या जाता है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो A B C D, इस वाले को, इसमें करंट अगर नहीं है, अगर इसमें करंट नहीं है ना, यहां से करंट अगर I5 इक्वल टू 0 है, यहाँ I1 हो गया, तो ये I2 हो गया, तो I2 क्या हो जाएगा, I5 0 होगा तो I2 भी I1 हो जाएगा। I3 लिया था यहाँ, जो लिया था वही लेंगे, सेम चीज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा I4, तो I4 जो हो जाएगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। अब कोई करंट नहीं है तो आप R5 को रिमूव कर सकते हैं, तो ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी चीज को आपको जानना है, इक्विवेलेंट टू, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट टू। ऐसा सर्किट बना देंगे, देखो ऐसा बना देंगे,
R5 रिमूव कर देंगे। R5 को बस रिमूव कर देंगे, इतना जान लीजिए, है ना। R5 को रिमूव कर देंगे सर्किट में सीरीज पैरेलल करने के लिए, रेसिस्टेंस देखने के लिए। सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन भी करोगे आप लोग, बस ये चीज आप समझ जाओ, है ना। ऐसे रहा, तो R5 को रिमूव कर दिया, R1 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, यहाँ लिख दिए R2 R3 R4, A B C D। अब आपने ये भी जाना कि A और C का वोल्टेज सेम होगा, VC इक्वल टू पोटेंशियल सेम होगा, VC टू VA, है ना। ये चीज है। ये कॉन्सेप्ट क्या चीज में हेल्प करता है? बेटा बहुत जगह हेल्प करता है, बहुत से सर्किट पे, है ना। ओके, जैसे अब रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल निकालना है तो आप पहले चेक करेंगे, अगर कहीं पे रेसिस्टेंस का नेटवर्क में व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको देखना होगा बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है तो बीच वाला हटा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बैलेंस नहीं है तो सॉल्व करने का 12th में पढ़ाऊंगा, है ना। ओके, बैलेंस नहीं है तो सर? बैलेंस नहीं है तो 12th क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप आएगा लेकिन वो पूरा एक क्लास खा जाएगा, तो उसको आप जब आपको अभी जरूरत ही नहीं है तो क्यों उस पर दिमाग लगाओगे, है ना। जब उसकी Yes. जरूरत होगी तब उस पर बात करेंगे, है ना। अगले क्लास में इन बच्चों को मैं बता दूंगा जो यहाँ पर है। सर इसका मेन चीज है कि मतलब जिसमें अगर ये बैलेंस है तो वो बीच वाला हटा देना है, बस वही मतलब। हाँ बस वो चीज है। और इसका यूज होता है जैसे आप किसी अननोन रेसिस्टेंस यूज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। मीटर ब्रिज नाम का एक डिवाइस होता है जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, वो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों को, 12th वालों को, है ना। तो वो आप लोग को अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ हो गया, अब जैसे ही हट जाएगा तो ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया, इन दोनों का सीरीज इन दोनों का सीरीज पे आपस में पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा R1 प्लस R3, बीच में ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा सीरीज कनेक्टेड हो R2 जाना। प्लस R4, R2 प्लस R4, R1 प्लस R3 एंड R2 प्लस है, पैरेलल में है, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, सर वो दोनों सीरीज में हो जाएगा ना सर? R1 प्लस R2, R2 प्लस R2 R4 कैसे सीरीज में हो जाएगा मेरा बेटा, R1 R2 कैसे सर। सीरीज में हो जाएगा, यहाँ तो आ गया R1 और R3 होगा ना। R1 प्लस R3 पैरेलल सर, पैरेलल बोल रहे। पैरेलल R1 R3 का सीरीज को पैरेलल में लेंगे ना, यहां से यहां तक पैरेलल हुआ ना बेटा। इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये बोलो। डी, ये बी और डी, बी और डी, डी और बी और डी। डी, बी से बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है, ये पूरा ना। हाँ सर। तो ये पूरे को लेंगे ना एक साथ, और इस पूरे को साथ लेके पैरेलल कहेंगे, मतलब वो पूरा ये नीचे वाला पूरा के पैरेलल होगा, वही। पैरेलल हो गया। देखो तो पैरेलल है ना। हाँ हाँ वही, यस सर, समझ गया। पैरेलल का मतलब सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होना, हाँ, सेम yes, वोल्टेज के बीच में। लाइन थोड़ी बनाना है कि सर ये दोनों पैरेलल दिख नहीं रहा है, वो दिखने वाली नहीं चीज सर, नहीं सर। लाइन की बात नहीं, दिस इज नॉट ज्योमेट्री, है ना, समझा। वो मैं एक ही लाइन में बना दूंगा। देखो ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है, देखो ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे, मैं बनाता हूं, देखो, है ना, ऐसे है ना, ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कैसे बनाना था, इस तरीके से होता है, करेक्ट था सर। रुक जाओ, नहीं अभी थोड़ा सा गलत शॉर्ट हो गया था, तीन करेंगे तब आएगा, ये तीन वाले होता है ऐसे, ये तीनों पैरेलल है ना। ऑल दिस थ्री रेसिस्टेंस आर पैरेलल, दो में तो नहीं बनेगा, ऑल थ्री रेसिस्टेंस R1 R2 R3 आर पैरेलल। अब आप कहोगे सर कैसे पैरेलल है ना, आपको तो एक लाइन में लग रहा है पर ये पैरेलल है, ठीक है। इसी को सर व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लगा देंगे, यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तब व्हीटस्टोन हाँ। रेसिस्टेंस लगा देंगे, तो अगर हम ये ऐसे वायर, ये तीनों पैरेलल है, समझा। ये मैं अभी कराऊंगा, बताऊंगा कैसे होता है। चलो हम लोग ये भी पढ़ना है क्या? हाँ अभी करा देंगे, है ना।
एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो काम बन जाएगा, फिर आगे मैं क्वेश्चन कभी करा दूंगा एक क्लास। कॉन्सेप्ट तो सारा सीख ही लिए हो जो आप लोग को जरूरी है। देखो यहां तक हो गया ना। अब कंडीशन निकालेंगे तो हमने जाना ए और सी का सेम है, तो इसके क्रॉस देखो करंट क्या हो जाएगा, इसमें भी I1 हो जाएगा और ये भी करंट I2 भी I1 हो जाएगा, तो ये भी I1 हो जाएगा और ये I2 हो गया, तो यहाँ भी I2 हो जाएगा ना करंट। तुम सभी रेसिस्टेंस का लिखो यहां से, या पूरा एक ही साथ करो, इस पूरे में लिखो ए बी से डी, चलो बी से डी लॉ लगाओ। क्यों हो गया दोनों में I1 करंट, ये समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया बेटा? दोनों में I1 क्यों आया करंट? यस सर। है ना, बीच वाले में तो करंट ही नहीं जा रहा है, तो जो इसमें जाएगा वो इसमें चला जाएगा, है ना। अब आप ऐसा हमेशा नहीं करेगा, हम ये मान लिए कि नहीं कर रहा, अब हम देखेंगे कब नहीं करेगा, वो कंडीशन हम लोग उल्टा निकाल रहे हैं। पहले ही मान लिया कि नहीं करेगा और फिर कंडीशन निकाल रहे हैं। अब जो कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगा उसके हिसाब से आपको चीजें करनी होंगी। देखो ध्यान दीजिएगा, बी से चलते हैं डी तक, बी से डी तक, है ना, यहां से यहां तक। करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ना आप लोग को? करंट का डायरेक्शन पे ध्यान रखो तभी तो लगाओगे। सो वी बी या ऐसे ही देख लो, रेसिस्टेंस के क्रॉस ही देख लो, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज देख लो, आसानी से आ जाएगा। चलो इसके क्रॉस VB माइनस V है। VB माइनस V है, तो VB माइनस V है, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया, वो क्या हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा। अच्छा यस सर। अब यहाँ देखो I1 R1 हो गया, उसी तरह से यहां से VB माइनस VC, तो VB माइनस VC, तो VB माइनस, ये हो गया आपको I2 R3, ये हो गया I2 R2, हाँ R2 है, सॉरी I2 R2, हाँ थैंक यू। तो ये हो गया बेटा। अब ये बताओ A और C का पोटेंशियल सेम है, सिंस VA इक्वल टू VC हमने अभी निकाला था क्योंकि यहाँ करंट 0 हो गया था, तो इस केस में अगर VA इक्वल टू VC है तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा ना, 1 और 2 से बराबर हो जाएगा ना, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। ये VB माइनस VA, VB माइनस VC और VA VC बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2, यानी कि आप कहोगे R1 बाई R2 क्या हो गया? R1 बाई R2 हो गया I2 बाई I1। हाँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब देखो इधर, नाउ उसी तरह से इसमें करो डी तक, तो VA माइनस VD, इसमें वोल्टेज हो गया, तो VA माइनस VD क्या हो जाएगा? I1 R3। उसी तरह से VC माइनस VD, ये हो जाएगा आपका I2 R4। हाँ, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि A और C वोल्टेज बराबर है, सो दिस इंप्लाइज I1 R3 इक्वल टू I2 R4, है ना। तो यहां से आप क्या लिख दोगे? दिस इंप्लाइज R3 बाई R4, R3 बाई R4 इक्वल टू I2 बाई I1, I3 बाई I4 इक्वल टू I2 बाई I1, इसको मान लो फोर्थ नंबर, है ना, फोर्थ नंबर। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं? implies R1 बाई R2 टू R3 बाई R4, है ना। जब ये होगा तभी बैलेंस्ड आएगा, यानी कि
R1 by R2, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डायगोनल मत लेना, R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, दिख रहा है इन दोनों का रेशियो और इन यस सर। है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 by R3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे भी हो जाएगा, R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4, समझा। ये चीज है, या तो ऐसे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, समझा बेटा। तो अगर R2 इक्वल टू R3 by R4 है, रेशियो बराबर है, आपका वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। ओके, नोट कर लो इसको, बस फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम मानेंगे कि वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और अगर वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड तो उस केस में हम बीच वाले को रिमूव कर सकते हैं, है ना, यानी कि उससे करंट जीरो कर सकते हैं, उसका यूज कुछ भी नहीं रहेगा। चलो आप लोग नोट करो इसको और एक बार समझो, फिर मैं बताता हूं आगे। ओके, जस्ट डू इट। हो गया सर। हो गया बेटा। हाँ, पूछ रहे थे कोई कुछ। हो गया सर। अच्छा चलो ठीक है, देखो तो ये कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज हो गया, यानी कि सीधी सी बात है, बीच वाला रिमूव कर सकते हैं, उसमें से करंट नहीं जाएगा। सो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज, यू नो, इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4। अरे क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द इक्विवेलेंट
resistance of network of resistance, network of resistance shown below between points A and ऐसे दिया हुआ है। मान लो ये दिया हुआ है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया, तो ए से बी तक में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। ये मान लो दिया हुआ है 10 ओम, ये दिया हुआ है 5 ओम और ये दिया हुआ है 10 ओम, ये और ये दिया हुआ है 30 ओम और ये दिया हुआ है 36 ओम। अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट करो बच्चों, है ना। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला पार्ट व्हीटस्टोन यस ब्रिज सर, है, यस सर, है ना। क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ये चेक करो। बैलेंस है सर। R1 by R2 क्या R3 by R4, यस सर। 5 by 10 इक्वल टू 15 by 30, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है सर। हाँ, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बोर्ड में अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ऐसे घेर देना, बोलना कि द सर्कल्ड पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हेंस वी कैन रिमूव द 30। बस उसके बाद अगला पार्ट बनाना फिर कर देना। करो, निकालो रेसिस्टेंस ए से लेकर के बी तक में, करो बेटा। सर 70/3। 70/3। चलो मैं चेक कर लूंगा, सभी को एक करो। हाँ 70/3 आ जाएगा। 70/3 ओम इज द करेक्ट आंसर, यस सर, 70/3 आएगा, है ना। सब ना, यस सर, आ गया। हाँ। तो ये जो सर्किट होगा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, चूंकि बैलेंस्ड है, देखो 5/10 इक्वल टू 15/30, तो ये बीच वाला जो है कर दो, इसको रिमूव, तो ऐसा बन जाएगा ये 10 ओम और ये बन गया 5 ओम एंड दिस इज 15 ओम। यहाँ हो गया 10 ओम एंड दिस इज 30 ओम, ए और बी के बीच में। अब ये तो सीधा दिख रहा है 5 प्लस 15 20 हो गया और ये 10 प्लस 30 40 हो गया, 30 और 40 ये 40 ओम पैरेलल में है, ये 20 ओम और 40 ओम पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। तो ये आपका हो गया 10 ओम और इनका पूरा जो है ये पूरे का मान लेते हैं, कुछ हो गया जो भी वो निकाल लेंगे और फिर देंगे ए और बी पॉइंट में, तो इन पूरे का क्या हो जाएगा, तो आर है, ये आर है, तो क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 40, है ना। तो 40 आ गया नीचे, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2 + 1
2 plus 1 3 by 40. R will be equal to रेसिप्रोकल कर दो R will be 40 by 3 sir. 40/3 हो गया आपका 40/3 40/3। तब यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हो 40/3 प्लस 10 तो टोटल हो जाएगा आपका 40/3 सीरीज है तो एक साथ जोड़ देंगे ओम सो दिस विल बी इक्वल टू 70/3 ओम। क्लियर सिंपल है ना इसको कर लीजिए। आर जो था वो इसका कॉम्बिनेशन था पूरे का 20 और 40 का पैरेलल 20-40 का पैरेलल जो है बेटा वो आर है। करो इसको कम ऑन डू दिस। हो गया Yes sir. चलिए अब और एक दो क्वेश्चन देते हैं उसको करो पहले है ना। सो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज क्या है बीट स्टोन ब्रिज क्या है ये भी मैंने बता दिया। अब एक दो क्वेश्चन इस पे और कर लो। हाँ एक और तरीका देख लो बीट स्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। बीट स्टोन ब्रिज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक ही चीज है जो ऊपर बना हुआ था बस अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ध्यान से देखना अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। ये पॉइंट हो गया ऐसे मान लो क्या ले लें एक्स कुछ भी ले लो जाता क्या है ए एक्स वाई बी सी डी ये ले लो है ना। ये रेसिस्टेंस हो गए आपके R1 R2 R3 R4 और ये बीच वाला हो गया R3। जरा ध्यान से देखो सेम है ना। ओके ये चीज सेम है। इसको कैसे कर सकते हो सेम इसको कैसे सेम कर सकते हैं तो ये थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। जरा मैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता हूँ ए बी सी डी पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ देखो ए पॉइंट को यहाँ पे रख दो और डी पॉइंट को यहाँ रख दो बी पॉइंट यहाँ रख दो और सी पॉइंट को यहाँ रख दो है ना। एक मिनट हाँ देखो इस तरह से पॉइंट रख दो। एक मिनट कहाँ कर दिया ये एक पॉइंट डी होगा। हाँ डी है ठीक है। अब तुम ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर को कनेक्ट करो R1 को। हाँ ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है यहाँ से देखो ए और बी के बीच में कौन है R1 है। R1 सेम लिया ना जैसे यहाँ है। ए और सी के बीच में कौन है ए और सी के बीच में कौन है R2 है ना। बस उसको घुमा के बना दिया है ना। बी और डी के बीच कौन है R3 है। बी और डी से कौन कनेक्टेड है देखो बी पे R3 है एक पॉइंट और डी पे R3 हो गया
और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में R4 R4 हो हो गया। गया, तो सी और डी R4 हो गया, BC के बीच में R5 हो गया। सी के बीच में R5 हो गया, है ना बेटा, समझा? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी लाइक दैट। तो सेम है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अगर R1 Yes, बाय sir. R2 R4 होता है तो बैलेंस हो जाएगा, उस केस में बीच वाले को हटा सकते हैं। ओके बेटा, यानी कि दोनों सेम है ना। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम पॉइंट को अलग तरीके से बनाकर, है ना। वायर है ना, वायर को घुमा के रख देता है तो पता नहीं चलता है ना। तो ये कनेक्शन है। चलो, अब ये देखो R1 R2 R3 पैरेलल का कनेक्शन ए और, अभी मैं अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं, ये समझ गया, नोट हो गया? नहीं नोट सर, हो एक गया? मिनट। कर लो, ये सेम होता है ना, इज ऑल्सो। अब बैलेंस्ड होगा तो बीच वाला R5 हट जाएगा, बैलेंस नहीं होगा तो नहीं हटा सकते हैं, यानी कि R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 नहीं होगा, Yes, sir. है ना। तो कैसे करेंगे जानेंगे आगे, है ना। वैसे कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास का हो गया लेक्चर sir. कर दूंगा, आई विल शेयर द नेक्स्ट क्लास लेक्चर ऑन 11th क्लास ग्रुप, बट यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके। 11th वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है इसकी, यहां तक काफी है। देखो, अगर आप भले ही मैं असाइनमेंट में भेज दूंगा करने के लिए, यहां देखो, हो गया। हाँ सर. आइए देखिए, सो नाउ लिया, एक सेकेंड, हाँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा था अब, जस्ट रब दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन, हमेशा पॉइंट मेंशन करना जरूरी है क्वेश्चन में पॉइंट, क्वेश्चन गड़बड़ है ना, तो कई बार ऐसा रहता है, जनरली अच्छे एग्जाम्स में ऐसे नहीं होते हैं, मेंशन होता है पॉइंट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैं शो कर रहा हूं बेटा, देखो लोग, सबको ध्यान देना, खुद से कोशिश करो, जैसे मैंने सर्किट बनाया था ना उस तरह से कोशिश करो। ए और ये रहा बी, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को चाहो तो कुछ नाम दे दो आप, इन दोनों को अपने पर, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा इन पॉइंट्स का नाम, आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, कुछ नाम देना चाहें तो दे दीजिए, सी और डी, है ना, वो चीज है। इट्स नॉट नेसेसरी क्वेश्चन विल गिव द नेम ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यहां दे देगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2, बाकी नहीं लिखेगा। रेसिस्टेंस कितना कितना है वो मैं दे देता हूं, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। These resistances are 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm। करो इसको,
यहां देखो बच्चों, एक बात समझो, ये जो वायर है मेरा बेटा, ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये नीचे ब्लैक से बना देते हैं, ये जो वायर दिख रहा है देखो, कंडक्टिंग वायर है ना, सर 60/11 60/11, चलो मैं चेक कर लूंगा, है ना। कंडक्टिंग वायर है ये। कंडक्टिंग वायर क्या होता है? रेसिस्टेंस फ्री होता है, रेसिस्टेंस फ्री होता है। तो हम जब रेसिस्टेंस फ्री वायर से अगर हम करते हैं तो इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? सेम हो जाएगा। वोल्टेज सेम हो जाएगा तो आप उसको सेम पॉइंट मान सकते हैं, यानी कि ए एंड डी आर सेम पॉइंट, ए एंड बी आर सेम पॉइंट, है ना। उनके बीच में कोई वोल्टेज नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रेसिस्टेंस फ्री वायर से। ये भी रेसिस्टेंस फ्री हो गया, रेसिस्टेंस फ्री हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर इज टेकन एज रेसिस्टेंस फ्री, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब V और C भी सेम पॉइंट होंगे, होंगे। ये बात समझा? बोलो, बताओ बेटे। इसको समझो, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? When two different point of an electric circuit is connected by same wire, by a connecting wire, by a रेसिस्टेंस फ्री, या बेसिकली आइडियली रेसिस्टेंस फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकली रेसिस्टेंस फ्री कह सकते हैं। बाय अ रेसिस्टेंस फ्री कनेक्टिंग वायर, then it is called sorting, है ना। तो हमने देखो A पॉइंट और D पॉइंट को सॉर्ट कर दिया है ना, तो जिन दो पॉइंट को सॉर्टिंग कर देंगे उन दोनों पॉइंट का, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट माना जाएगा। एक ही वायर है ना बेटा, एक ही वायर से कनेक्ट कर देना। देखो यस सर। पॉइंट सर्किट में दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट कब माना जाएगा? जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर्किट में दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट तब माना जाएगा जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो और वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना हो, है ना। अगर पोटेंशियल सेम भी है, तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना हो। मान लो आपके घर में 220 वोल्ट है एक पॉइंट का, मेरे घर में 220 वोल्ट है, तो दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे क्या? नो सर, नहीं होंगे। आपका मेरा घर बहुत दूर है, हाँ, लेकिन आपके घर के एक पॉइंट को मेरे घर के एक पॉइंट से रेसिस्टेंस फ्री वायर से जोड़ दिया जाए तो दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, सब सेम हो जाएंगे सर, तब सेम पॉइंट माने जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट माने जाएंगे। ये नहीं कि एक किसी दूसरे शहर में है, एक दूसरे शहर में है तो अलग पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिकली दे विल बी कंसिडर्ड एज सेम पॉइंट। तो ए और डी इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट माना जाएगा क्योंकि हमने इसको सॉर्टिंग कर दिया है विद रेसिस्टेंस फ्री वायर। उसी तरह से सी और सेम पॉइंट माना जाएगा। तो अगर मैं ए और किसको किसको सेम मान रहा हूं, ए और डी, तो ए और डी को एक साथ बना लेते हैं, है ना। देखो मैं ऊपर समझा रहा हूं इसका सॉल्यूशन करने का तरीका, है ना। ये तीनों पैरेलल हैं, ये आपको अब दिखेगा। ए और डी पॉइंट सेम है बेटा। कौन कौन सा सेम है? ए और डी। ए और डी सेम है, 60/11 है यार। हाँ बिल्कुल। तो ए और डी सेम है, तो ए और डी को एक ही जगह बना दो, एक ही पॉइंट मान लो, वायर है, कनेक्टिंग वायर है। उसी तरह से सी और बी भी सेम पॉइंट है, तो सी और बी को भी एक पॉइंट मान लो। मान लिया? क्यों मान लिया? क्योंकि रेसिस्टेंस फ्री वायर, तो सॉर्टिंग हो गया इन दोनों पॉइंट का। अब देखो अगर इस तरह से है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। देखो एक रेसिस्टेंस,
10 ओम किसके बीच में है? ए और ए और सी के बीच में। सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में लगा दो 10 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, 10 ओम लगा दिए। अब बताओ 20 ओम किसके बीच में है? सी और डी सी और के बी बीच के बीच में। सी और डी, ध्यान से देखो 20 ओम किस दो पॉइंट सी से और डी कनेक्टेड? सर, सी और डी के बीच में। और डी के बीच में, सी और डी के बीच में। तो ये पॉइंट रहा सी, ये पॉइंट रहा डी, तो ऐसे जोड़ दो, सी और डी के बीच में जोड़ दो 20 ओम। दिख रहा है पैरेलल हो गया ना? तो देखने में पैरेलल नहीं है लेकिन है पैरेलल। तो ये सब पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझना है ना? अब ये देखो 30 ओम किसके बीच में है? 30 ओम डी और बी के बीच में है। तो डी यहां रहा, ये रहा डी और ये रहा बी, तो डी और बी के बीच में जोड़ दो। किसी को पहले करो बात करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 30 ओम। तो तीनों पैरेलल हो गए ना? दिख रहा है? बताओ यस सर। समझ में आया कि हमने ए और डी को सेम क्यों माना? बताओ ए और डी को सेम क्यों माना? ये बात समझे? देख क्योंकि लीजिए सर रेसिस्टेंस फ्री वायर्स कनेक्ट है इससे, रेसिस्टेंस फ्री वायर है, तो इन दोनों के बीच में ए पे वोल्टेज जो होगा वो डी पे वोल्टेज वोल्टेज हो ड्रॉप जाएगा। जीरो होगा। तो यानी कि दोनों जो का एक वोल्टेज सेम है और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी है, और यहाँ भी बी और सी का वोल्टेज सेम और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी है, रेसिस्टेंस फ्री वायर से। इसीलिए एक सेकंड बेटा, हेलो कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है। अभी 7:30 बजे तक क्लास है ना? साढ़े 7:30 पे आप भेज दो, ठीक है? मैं बगल से एटीएम से तुम्हें पैसे में निकाल लूंगा, है ना? हाँ, लड़के को ही दे दूंगा पैसा, या आप ले लोगे? अच्छा, निकल गया तो मैं दे दूंगा, है ना? हाँ, नहीं तो मैं कल कर लूंगा। चलो ठीक है। हाँ तो मैं यही हूँ 7:30 बजे, 10 मिनट में भेज दो। हेलो, हाँ बेटा। सर 60/11 आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल 60/11 हो जाएगा। अब इसका मान लो इक्विवेलेंट हो गया R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल है तो 1/R मान लो, R ही मान लो। चलो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1 10 20 और 30, 1/30। तो ये हो गया 1/R, नीचे 30 कर लो, और नहीं सॉरी 30 नीचे 60 आएगा एलसीएम हो जाएगा। हाँ 2 भी है ना, तो नीचे 60 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 प्लस 2, so that is 11/60, therefore R equal to 60/11 ohm, है ना? देख रहे हो किस तरह से करना होता है? डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तो रहा तो वो तो दिख जाएगा, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अभी कराते हैं। ये पैरेलल वाला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन भी है ना। सॉर्टिंग पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो भी कराएंगे। एक क्वेश्चन करो फिर करा देते हैं, 2 क्वेश्चन और करो। हाँ बोलो बेटा। सर ये समझ नहीं है सर, आप जो 10 ohms लिए वहां पे सर A to D और C to B के बीच में सर। मैं 10 ओम नहीं लिया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जिसको समझ नहीं आया सर। बेटा ये 10 दिया है तो 10 ही ना लेंगे क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, वहां पे कनेक्ट कैसे किए सर? अब वो अलग बात है। आप लोग कि यहाँ 10 कैसे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो तो क्वेश्चन में दिया सर, ऊपर में ऑफिस रहे। हाँ ऊपर ये बताओ, ये 10 ओम किसके बीच में है? किन 2 पॉइंट के बीच में है? A to C। A to C मत बोलो, A and C है ना, या A to C को भी चलो मान लेते हैं, A to C भी चलेगा। A to C, ये बात समझ में आया बेटा कि A और D जो है वो सेम है? हाँ सर ये सेम है। हाँ A और D सेम है, और B और C सेम है, B और C, क्योंकि वायर से कनेक्टेड जी सर, विदाउट रेसिस्टेंस वायर से। तो अब देखो अगर वो दोनों पॉइंट सेम है तो मैंने A और D को एक जगह बना दिया और B और C को एक जगह बना दिया। अब ये बताओ 10 ओम को कहां लगाएंगे? A और C के बीच में। A कहां है? C कहां है? C यहां है, तो A और C
यस सर। उसी तरह से ये 20 ओम कहाँ है? सी और डी के बीच में है। सी और डी के बीच में। सी कहाँ है? देखो सी यहाँ है और डी कहाँ है? डी यहाँ है, दिखा? जी यस सर। सी और डी के बीच में 20 ओम भी लगेगा, तो ऐसे 20 ओम भी इसी के सर हम लोग कुछ भी तो रख सकते हैं, जैसे वहाँ 10 ओम है तो वहाँ पे भी हम लोग 20 ले सकते हैं, नीचे में 10 ले सकते हैं। वो तो पैरेलल है, तो किसी को कैसे भी लिखो, उससे क्या जाता है। ठीक है सर, तो हमको वही लग रहा था सर, कैसे मतलब लिख सकते नहीं हैं नहीं, वहाँ उससे कुछ नहीं है। तुम ऐसे बनाओ, पे? इसको बना दो 10, इसको बना दो 20, इसको बना दो 30, बात बराबर है ना? ओके सर, ये यस सर। सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना? सीरीज में ही R2 पहले लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 20 हो या 20 हो या 10 हो, बात बराबर है। 10 20 30 होगा, 20 10 भी 30 होगा, है ना? आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल में, है ना? चलो, यस सर। है ना बेटा, उससे कोई इशू नहीं है। चलो, समझ गया ना अब? हाँ सर समझ गए। हाँ चलो। सर ये सॉर्टिंग मत मिटाइएगा। हाँ नहीं मिटा रहा हूँ, लिख लो। अभी सॉर्टिंग पे एक और बात समझाएंगे, यहाँ पे हुआ सॉर्टिंग के बारे में और समझाएंगे। सॉर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर एनसीईआरटी 3.9। एक सेकंड देखता हूँ, एक मिनट मेरे पास, एक मिनट। दिख गया तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज पे है, बंद ना हो जाए को बुक खोलते खोलते, है ना? अब बुक अभी पास में है नहीं मेरे, रुक जाओ बेटा, खोल रहा हूँ। ERT क्लास 12, ओ माय गॉड। थ्री 3.9, ओके ठीक है। ये बेटा कल बताएंगे, ठीक है आप लोग को? हेलो, यस सर। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना इसका, उसमें ओके सर। है ना? आप जो बच्चे 11th वाले उनके काम ये नहीं है, तो ये मैं बोल रहा था कि अनबैलेंस्ड बीच का मैं अगले दिन बताऊंगा, ठीक है? सर ओके 3.5 भी। हाँ 3.5 भी एक बार चेक कर लो। 3.5 क्या है? 3.5 at room temperature resistance of a heating element is this, ठीक है? Is the temperature of the element if the resistance is found to be इतना। हाँ चलो देखो, ये सबको समझ लो, सब समझ सकते हो, है ना? 3.9 अगले क्लास में बता देंगे, ओके? 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक पूरा ये चैप्टर। देन वी विल मूव टू मैग्नेटिज्म। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन? मैं सब हूँ, देख लो। अल्फा वाला फॉर्मूला, सो अल्फा इक्वल टू आर एफ माइनस। हाँ वो सिर्फ फॉर्मूला पे है ना? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस वाला, वही सर फॉर्मूला पे डाल देंगे हो जाएगा। बस फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो बन जाएगा बेटा, है ना? वो फॉर्मूला एक बताया था मैंने, उसी पे हो जाएगा, है ना? इसमें क्या है? रूम टेम्परेचर यहाँ दिया है 20, वैसे अगर 27 नहीं 25 लेते हैं, पर यहाँ इसीलिए लिख दिया है क्योंकि सिंपली रूम टेम्परेचर लिखेगा तो लोग 25 ले लेंगे,
रूम का टेम्परेचर तो ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, 27 बोल रहा है, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर हियर दे हैव टेकन 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, कुछ भी रहे उससे हमें क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा ही तो चाहिए, डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर आपको पूछ रहा है क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री, ये मान लो R1 सॉरी θ1 है, θ1 पे आपका दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, कहाँ गया, 100 ओम, 100 ओम दिया हुआ है। मान लो θ2 टेम्परेचर पे आपका रेसिस्टेंस R2 एंड R2 given as 117 ओम, ये दिया हुआ है, क्या है। और थर्मल अल्फा इज कोएफिशिएंट इक्वल टू 1.7 into 10 to the power 4 minus 4 1.7 into 10 to the power minus पर डिग्री सेल्सियस, पर सेल्सियस डिग्री। तो अब आपका फॉर्मूला क्या कहता था, सर आ गया सर R2 1027 डिग्री सेल्सियस। हाँ इसी तरह से कुछ आ जाएगा, ये θ2 माइनस θ1, समझा। अब वैल्यू रख दो बेटा, तो 117 रख दो इसको, और ये जाएगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा रख दो 1.7 है ना। आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो करोगे ही, अल्फा 10 पावर -2 और θ2 माइनस θ1, θ माइनस θ1, तो θ2 डेल्टा थीटा ही रख दो ना, सिर्फ रख दो, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 117 इक्वल टू 100 प्लस ये 10 पावर -2 हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू डेल्टा थीटा, ये रह जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। तो 117 माइनस 100, 17 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा कितना होगा, डेल्टा थीटा हो गया 17 डिवाइडेड टू द पावर -2, तो यहाँ ऐसे कर दो 10 पावर -3, 17 कट गया, 1000 हो गया, है ना। डेल्टा थीटा का मतलब θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 1000, है ना, डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर 2 will be equal to θ1 plus 1000 डिग्री सेल्सियस। How much it will be? θ1 कहाँ गया, कहाँ था 27, तो 1027, 1027 हाँ ये 1027। डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ये कौन सा चैप्टर है? ये इसी बेटा ये 12th की बुक का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में तो था, पढ़ाया तो था शुरुआत में आप लोगों को, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ाया है ना, यस भूल सर। गया, ये फॉर्मूला बताया था ना पहले ही, दूसरे लेक्चर में शायद बताया होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस और हाँ रेसिस्टिविटी, यस सर। ध्यान थर्मल कोफिशिएंट, हाँ है ना, थर्मल कोफिशिएंट वाला ये बताया है यस ना। सर। हाँ उसी पे क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि 27 डिग्री पे 100 ओम है, तो बोला है किसी दूसरे टेम्परेचर पे 117 ओम है, तो टेम्परेचर निकालना, अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, ये सब गिवन है, ये निकालना है, θ2 फाइंड करना है, ये सब दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दिया, फॉर्मूला से निकल जाएगा। फॉर्मूला से निकल गया। हाँ बेटा, डेल्टा थीटा आ गया, डेल्टा थीटा होता है θ2 θ2 आ गया, है ना, इस तरीके से। तो देखो 17 डिग्री से भी 100 का 117 ओम करने में 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ा टेम्परेचर, है ना। इतना आसान नहीं होता है, रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आती है कंडक्टर में। चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। देखो तो शॉर्टिंग हो गया, एक होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में भी शॉर्टिंग करते हैं, लेकिन उस केस में बिल्कुल जिन पॉइंट को शॉर्ट करते हैं ना वो पूरा हट जाता है सर्किट से।
शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग एक ही जैसा है, शॉर्टिंग जैसा है, लेकिन क्या होता है जैसे सर्किट के पूरे सर्किट को ही शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी कि पूरे सर्किट का वोल्टेज जीरो, उसको हटा दो, उसका कोई काम नहीं रहा, वायर की तरह बन गया, है ना। अब जैसे ये रेसिस्टर है, अगर इस रेसिस्टर में मैं इसे शॉर्ट सर्किट कर दूं, कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूं, है ना, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, तो क्या कहला जाएगा कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इस रेसिस्टर को। अब शॉर्ट सर्किट करने से भले ये जो भी हो खराब हो जाए या कुछ भी हो, है ना, वैसे खराब नहीं हुआ रेसिस्टर है ना। इससे क्या होगा कि करंट इसमें ना जाकर के करंट इसमें चला जाएगा, समझा। क्योंकि करंट क्या चाहेगा, आपको पता है ना, पैरेलल में करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, याद आ रहा है? यस सर। पढ़ा था ना हमने कि R1 बाई R2, I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1, याद आ रहा है? I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1। हाँ बोलो बोलो बेटा। नहीं कुछ सर, यही बोल रहे थे। यस सर। अच्छा ठीक है ना। हाँ तो आगे बता दिया तो फिर तब तो आगे बढ़ेंगे। तो I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1 पैरेलल में होता है, इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। देयरफॉर, है ना, ये होता है, दिस इंप्लाइज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट आपका रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वहां से कम करंट जाएगा, है Yes, ना, sir. और जहां रेसिस्टेंस वहां से ज्यादा जाएगा, और यहाँ तो रेसिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, ये तो रेसिस्टेंस फ्री पाथ हो गया, तो रेसिस्टेंस फ्री पाथ हो गया, रेसिस्टेंस फ्री पाथ, तो रेसिस्टेंस फ्री पाथ को फॉलो करेगा करंट, करंट इसमें ना जा करके, इसमें करंट ना जा करके सारा करंट यहां से चला जाएगा, इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो फिर जब करंट इसमें जा ही नहीं रहा तो इसको हटा सकते हैं, मतलब हम इसको सीधे तरह ले सकते हैं, मतलब कि ऐसे सर्किट बनाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। मान लो कि ये एक सर्किट है, ऐसे है, ठीक है बेटा, ये रहा, ये एक सर्किट है। अब अगर इस सर्किट में ये R1 है, ये R2 है ना, अब ये R3 है, ऐसे। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से शॉर्ट कर देता हूं, ऐसे शॉर्ट कर देता हूं, तो इसका मतलब यहां कोई करंट ही नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा यहां से चला जाएगा, तो इसका रहना ना रहना बात बराबर है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे बन जाएगा। सर करंट जीरो होने का मतलब करंट थोड़ा बहुत हो जाएगा ना? बेटा नहीं जाएगा, नेग्लिजिबल करंट हो गया, बहुत एक दो इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं। आप आइडियल लेके चलते हैं, मानते हैं इसका रेसिस्टेंस परफेक्ट जीरो है, तब उस केस में करंट जीरो हो जाएगा, समझा? बोलो। यस सर। है ना, इस वायर का रेसिस्टेंस पूरी तरह से जीरो है, तो जब रेसिस्टेंस जीरो है तो यहाँ इसमें सब सारा करंट इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ सर, यस सर। है ना, इस रेशियो से देखो, ओके, वो चीज आइडियली, प्रैक्टिकली तो थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम होता है। मान लो 1 एम्पियर गया, इसमें 1 एम्पियर गया, इसमें चला गया 0.000 ऐसे 0.0001 एम्पियर, तो 1 एम्पियर के कंपैरिजन में ये बहुत कम है ना, जो रेसिस्टेंस का रेशियो होगा उसी हिसाब से, है ना। मान लो वायर का रेसिस्टेंस आपका है 10⁻⁻⁴ ओम और इसका रेसिस्टेंस है 100 ओम, 100 ओम, तो 100 ओम है तो क्या होगा, 10 लाख गुना कम करंट होगा इसमें, तो ना के बराबर ही हुआ, है ना, वो चीज है। तो यहां देखो, इसको रिमूव कर, यानी कि सर्किट कैसा बन जाएगा, इक्विवेलेंट टू कैसा बन जाएगा, ये 1 बाय वायर बन जाएगा। R3। हाँ, इसको R3 रख लो और इसको R2 रख लो, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। हाँ बस, और ये पैरेलल में, ये पैरेलल ऐसे भी था बट ये हट गया, ये हट गया, इसको पूरा वायर कर दो और यहाँ से बैटरी जोड़ दो,
हाँ बस ऐसे कनेक्टिंग वायर बन जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर पैरेलल में अगर किसी एक को शॉर्ट करते हैं तो सारा शॉर्ट हो जाएगा, समझा? इस बात को याद रखना। जैसे ये दोनों R2 R3 पैरेलल, अगर मैं R2 को शॉर्ट करूंगा तो R3 भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि का मतलब सेम पॉइंट में कनेक्टेड है। तो यहां से मैंने जोड़ दिया तो ये भी तो जुड़ गया ना कनेक्टिंग वायर से, देखो यहां से जुड़ गया ना कनेक्टिंग वायर से। पैरेलल में मैं ये कह रहा हूं, अगर पैरेलल में किसी एक को शॉर्ट करते हैं तो सब शॉर्ट हो जाता है, देखो सारा शॉर्ट हो जाएगा। अगर पैरेलल में किसी एक को शॉर्ट करेंगे तो सब R1 R2 R3। एक सेकेंड बेटा, हेलो हेलो, देखो R2 R3 किसी एक को शॉर्ट कर दो, चलो R3 को शॉर्ट कर दो, यहां से ऐसे R3 को शॉर्ट कर दिए तो R3 को शॉर्ट कर दिए, R2 भी शॉर्ट हो रहा है, R2 यहाँ पे कनेक्टेड है ना, देखो ये भी तो कनेक्टिंग वायर हो गया, ये भी तो कनेक्टिंग वायर हो गया, जैसे सब एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। उसी तरह से ये भी कनेक्टेड हो गया, देख लो ये भी शॉर्ट हो गया, सारा R1 एक भी ही शॉर्ट। सार कनेक्टिंग वायर से चला जाएगा। कि पैरेलल में किसी एक को शॉर्ट करेंगे तो सब शॉर्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इतना ही याद रखते हैं। हेलो, आ रहे थे ना, आ रहे, आप गेट क्या नहीं, बस 2 मिनट में नीचे उतर रहा हूँ क्लास से। आ रहे थे ना आप लोग। ठीक है, इस बात को लिख लो, इसको नोट कर लो। पैरेलल वाला भी कॉन्सेप्ट नोट करा देते हैं, तो जो शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब तीनों शॉर्ट हो गया तो ये बन जाएगा। मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया ऐसे R4, ये बस सिर्फ R4 बचेगा, बस R4 बचेगा, बाकी ये सब शॉर्ट हो गया। बाकी तीनों निकाल सकते हैं। हाँ तीनों को हटा देंगे, A और B के बीच में ऐसे, बस ये पूरा शॉर्ट हो गया। अगर हमने ऐसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो कैसा है, कनेक्टिंग वायर है ना। चलो तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना। सर शॉर्टिंग वाला, हाँ बेटा बस क्लास भी खत्म हो गया क्लास भी खत्म हो गया, आप नोट कर लीजिए। यहीं पे रखते हैं आज हम। हाँ बोलो बेटा। सर इसका मतलब यही हो गया ना, क्या करंट सबसे इजी पाथ चुनता है फ्लो करने की? हाँ सबसे इजी पाथ चुनता है। अगर पैरेलल पाथ मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है लो रेसिस्टेंस वाले से ज्यादा करंट होगा, और अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस किसी का हुआ तो उसमें से जाएगा। ओके चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो 739 हेलो हो गया बेटा? हाँ सर। चलो नोट कर, ठीक है आप नोट करिए। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ, आप नोट करो।